हाँ तो विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने अध्ययन किया था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना या इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए हमने अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां थी वो 5 से 6 स्थितियां थी जिनका अध्ययन हमने कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उस प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और आकार जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उस बिंब की दर्पण से दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो बिंब की स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगी। और यहाँ पर हम 2 ही स्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो वो जो 2 स्थितियां आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, ध्यान दीजिएगा। पहली जो स्थिति आती है ये आती है जब बिंब कहां पे रखा हुआ हो? अनंत के ऊपर। तो विद्यार्थियों प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो कहां पर प्राप्त होगा? फोकस बिंदु के ऊपर प्राप्त होगा। और दूसरी स्थिति ये आती है कि बिंब अनंत और P के बीच, दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पे भी स्थित हो, इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ये F और P के बीच प्राप्त होगा। अर्थात उत्तल लेंस के फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पे भी प्राप्त हो सकता है। तो देखिए यहां लिखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति उस दर्पण से बिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। अब इसमें पहली जो स्थिति आएगी वो कौन सी आएगी? जब बिंब अनंत पर स्थित हो। देखिए मान लिया ये हमारे पास उत्तल दर्पण है। देखिए उत्तल दर्पण कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ भाग हो, या फिर जब कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के अंदर वाले पृष्ठ पर, ये कांच का खोखला गोले का एक कटा हुआ भाग है, जब इसके अंदर वाले पृष्ठ के ऊपर हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करेंगे तो ये जो भाग है, ये सतह जो है ये परावर्तक सतह का काम करेगी। ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये है दर्पण का ध्रुव। अब देखिए विद्यार्थियों, बिंब जो रखा हुआ है ये कहां पर रखा हुआ है? अनंत के ऊपर मान के चलते हैं। इस बिंब AB को हम कहां पे मान के चलते हैं? अनंत के ऊपर मान के चलते हैं। अब देखिए इस बिंब का जो प्रतिबिंब यहां उत्तल दर्पण के द्वारा प्राप्त होगा, इसमें कम से कम बिंब से आने वाली 2 प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलनी चाहिए तो ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया इसका फोकस बिंदु और ये है इसका वक्रता केंद्र। अब इसमें यहां देखिए जब बिंब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, जब इस दर्पण के ऊपर आपतित होती हैं तो यह दर्पण क्या कर देगा? इन किरणों को दूर दूर कर देगा, इस प्रकार से दूर दूर कर देता है। लेकिन जैसे ये किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो हमें ऐसा आभास होता है,
ऐसा प्रतीत होता है मानो ये दोनों किरणें कहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, फोकस के ऊपर। ऐसा आभास होता है मानो ये दोनों किरणें फोकस बिंदु के ऊपर मिल रही हो। तो यहां पर स्थित ऑब्जेक्ट का जो इमेज प्राप्त होगा वो कहां पर प्राप्त होगा, फोकस बिंदु के ऊपर प्राप्त होगा। ध्यान रहे ये जो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा ये बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरी जो स्थिति आती है वो स्थिति क्या है, जब बिंब अनंत व P के बीच स्थित हो। कहने का अर्थ यह है कि अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पे भी स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, इसका प्रतिबिंब F और P के बीच में कैसे प्राप्त होगा ये हमें देखना है। तो देखिएगा, जैसे ये आपका उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका वक्रता केंद्र है, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो अनंत और P के बीच कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मैंने यहां पर रख दिया एक ऑब्जेक्ट AB। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट से अनंत प्रकाश की किरणें निकलेंगी, लेकिन प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरणों का मिलना आवश्यक होता है। तो देखिए गोलीय तल से परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो यह परावर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होगा मानो ये किरण कहां से गुजर रही हो, फोकस से। ठीक है कि नहीं। और दूसरा देखिए क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ किसी कोण के ऊपर आपतित होती है तो वह उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। लेकिन विद्यार्थियों जब ये किरण नेत्र में प्रवेश करेगी तो ये पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर देखो ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी उसी बिंदु के ऊपर क्या प्राप्त होगा, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा A डैश B डैश के ऊपर। अब देखो A डैश जो है ये A का प्रतिबिंब है, ये कैसे प्राप्त होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे। देखो ये जो प्रकाश की किरण है ये जैसे दर्पण के ध्रुव के ऊपर आपतित होती है तो यह इस बिंदु के ऊपर लंबवत होती है, और जब लंबवत होती है तो ये वापस उसी पथ के ऊपर आती है। लेकिन जब नेत्र में प्रवेश करेगी तो मानो ऐसा आभास होगा कि ये कहां से आ रही हो, फोकस में से आ रही हो। तो इस बिंदु के ऊपर तो प्रतिबिंब किसका प्राप्त होगा, A का प्रतिबिंब A डैश। और यहां देखिए यहां B से निकलने वाली जो किरणें हैं ये यहां से आती हुई प्रतीत होंगी तो B का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, B डैश के ऊपर। इस प्रकार से इस वस्तु के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु के जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। फल स्वरूप वस्तु AB का सीधा आभासी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, A डैश B डैश पर। इसमें भी देखिए सेम स्थिति इसमें भी ये आएगी, जैसे प्रकाश की किरण इस बिंदु के ऊपर लंबवत आपतित होगी तो ये वापस उसी पथ के ऊपर लौटेगी, लेकिन ऐसा आभास होगा मानो ये फोकस बिंदु से आ रही हो। तो देखिए ये इसकी 2 स्थितियां थी, इन दोनों स्थितियों को मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब इसमें मैं यहीं पे बता देता हूं उत्तल दर्पण के उपयोग। नीचे हेडिंग डाल के लिखना है उत्तल दर्पण के उपयोग। और देखिए विद्यार्थियों उत्तल दर्पण के जो उपयोग हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला इसका उपयोग है, देखो ये मोस्ट है, ध्यान रहे एग्जाम में पूछ लेता है, क्वेश्चन कर लेता है कि वाहनों के पश्चिम दृश्य देखने के लिए, वाहन में पश्चिम दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल दर्पण का। क्यों किया जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है ये हर स्थिति में जो प्रतिबिंब दिखाएगा वो कैसा करके दिखाएगा, सीधा और आभासी। तो ध्यान रहे इसका उपयोग वाहनों में पश्चिम दर्पण के रूप में किया जाता है। और दूसरा जो है विद्यार्थियों इसका उपयोग
अब देखिए क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर मैं यहीं पे दे देता हूं, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। और दूसरा है, इसका उपयोग टेलीस्कोप या दूरदर्शी में दूर की वस्तुओं को दिखाने वाला उपकरण दूरदर्शी में किया जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये यहां पे ध्यान रखना, यहां पे मैं विशेष डाल के बता रहा हूं KIM, किम, इसका अर्थ ये होता है कीप इन यूर माइंड। आपके दिमाग में ध्यान रखना कि आजकल विशेष रूप से टेलीस्कोप में परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये एग्जाम्पल जो है, ये जो विशेष नोट है, ये एग्जाम में आया हुआ है कि टेलीस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें अवतल भी दिया गया हो, उत्तल भी दिया गया हो, समतल दिया गया हो और परवलयाकार दिया गया हो, तो इसमें विद्यार्थियों हमें परवलयाकार दर्पण ही करना है। तो देखिए इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके इसे उतारिएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, हम एक विशेष बात और ध्यान रखते हैं, कीप इन योर माइंड, किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F इज इक्वल टू होता है R/2। अब देखिए ये कैसे होता है, तो इसका अध्ययन हम इसको सिद्ध करेंगे कक्षा 12th में। अब देखिए इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चूंकि हम ये जानते हैं F बराबर होता है R/2, F बराबर में क्या होता है R/2, तो F इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ R कितनी है 20 डिवाइड बाई 2 10, तो F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को भी एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट लेके उतारिए। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है ये बाई मिस्टेक लैप्स रह गया था। टॉपिक था समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। देखिए जिस प्रकार से हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में अध्ययन किया था, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किया था, ऐसे ही विद्यार्थियों अब हम अध्ययन करेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। मैंने आपको बताया है बाई मिस्टेक ये टॉपिक छूट गया था। तो यहां देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि ये समतल दर्पण क्या होता है, किसे कहेंगे प्लेन मिरर। तो विद्यार्थियों ये कोई कांच की समतल पट्टिका है। यदि इस कांच की समतल पट्टिका के किसी एक भाग पर हम परावर्तक पदार्थ या रजत पॉलिश कर दें
तो इस प्रकार से जो हमें दर्पण प्राप्त होगा, इस दर्पण को क्या कहा जाएगा? समतल दर्पण कहा जाएगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन होगी, जब कांच की समतल पट्टिका के किसी एक भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो इसे समतल दर्पण या प्लेन मिरर कहा जाता है। अब देखिए समतल दर्पण का जो सामान्य उपयोग होता है, ये सामान्य उपयोग हम घरों में अपना चेहरा देखने या प्रतिबिंब देखने के काम में लेते हैं। अब देखिए समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये किस प्रकार से प्राप्त होगा? समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की निम्न विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो देखिए सबसे पहले तो हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इसके बारे में अध्ययन करते हैं किरण आरेख के द्वारा। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई समतल दर्पण है, इस कांच की समतल पट्टिका के इस भाग के ऊपर हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। यह है इसका मुख्य अक्ष और इसके सामने यहां पर बिंब रखा हुआ है AB। देखिए विद्यार्थियों, इस बिंब AB से अनंत प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होंगी। इसके प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 किरणों का मिलना आवश्यक होगा। तो देखिए पहला यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह वापस उसी पथ पर लौट जाती है, लेकिन हमें आभास ऐसा होता है मानो यह किरण दर्पण के पीछे से आ रही हो। और दूसरा देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो यह किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, यह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। लेकिन जब यह नेत्र में प्रवेश करेगी तो ऐसा प्रतीत होगा मानो यह दर्पण के पीछे के भाग से आ रही हो। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु के ऊपर वस्तु का क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब देखिएगा ये जो प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हुआ है, इस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु ए है, इस ए से ये जो किरण यहाँ इसके ध्रुव पर जो लंबवत आपतित होगी, ये परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ के ऊपर लौटेगी, लेकिन ऐसा आभास होगा मानो यह पीछे से आ रही हो। तो ए का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ए डैश पर। और जो बी का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा? बी डैश पर। तो इस संपूर्ण वस्तु ए बी का जो सीधा और आभासी प्रतिबिंब है, ये कहां पर प्राप्त होगा? ए डैश बी डैश पर। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि यह प्रतिबिंब आभासी क्यों है, काल्पनिक क्यों है? क्योंकि इस प्रतिबिंब को हम पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई दर्पण है,
ये समतल दर्पण है। जब मैं इस समतल दर्पण में अपना फेस देखता हूं, अपना चेहरा देखता हूं, तो दर्पण से मेरा चेहरा जितनी दूरी के ऊपर है, दर्पण से उतनी ही दूरी के ऊपर पीछे की ओर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यदि मैं प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में कोई पर्दा रख दूं तो यह प्रतिबिंब पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा होता है, आभासी, सीधा, या फिर ये कहा जाए कि काल्पनिक होता है। तो देखिए पहली विशेषता है विद्यार्थियों, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सीधा आभासी व वस्तु के बराबर होता है। वह वस्तु के बराबर होता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे प्राप्त होगा जितनी दूरी पर बिंब दर्पण से आगे की ओर है। कहने का अर्थ यह है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी, दोनों दूरियां आपस में समान होती हैं। और तीसरा जो है, देखिए समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब में बिंब का बायां भाग दाईं ओर व दायां भाग बाईं ओर होता है, जिसे पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है विद्यार्थियों, यदि हम समतल दर्पण के सामने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके खड़े होते हैं, तो ये जो लेफ्ट हैंड है जब हम प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये घूम के 180 डिग्री घूम के राइट हैंड की तरफ होगा, राइट साइड होगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि मैं दर्पण के सामने इस प्रकार से खड़ा हूं, ये हाथ ऊपर करके, तो मेरा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा दर्पण में वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। इस घटना को ही क्या कहा जाएगा, पार्श्व परिवर्तन। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण है, यहां पर कोई पी स्ट्रक्चर रखते हैं हम। अब देखिए जो पी स्ट्रक्चर है ये तो हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया इसका राइट हैंड साइड। अब देखिए जैसे इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो ये जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की तरफ होगी। तो इसे ही क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा पार्श्व परिवर्तन। और देखिए विद्यार्थियों, इसके ऊपर आधारित कंपटीशन में 100% एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस प्रकार से देगा, क्वेश्चन इस प्रकार से देता है, जैसे ये समतल दर्पण दे देता है, यहां पर हमें कोई स्ट्रक्चर दे देगा और इस स्ट्रक्चर के बारे में इस प्रकार से ये पूछेगा कि यहां पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ये इसका प्रतिबिंब यहां पर कैसे प्राप्त होगा, इस प्रकार से देगा। जैसे ये दे देता है तो यहां पर पूछता है कि इसका जो इमेज प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा। तो ध्यान रहे इसका इमेज कैसे प्राप्त होगा, मैंने अभी आपको बताया है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगी इस प्रकार से।
तो देखें ये जो हिस्सा है ये हिस्सा यहाँ पे होगा, ये आकृति यहाँ पे होगी, ये आकृति यहाँ पर जाएगी और ये आकृति यहाँ पे आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये तो राइट हैंड साइड की तरफ होगी और राइट हैंड साइड जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगी। इसे ही क्या कहा जाएगा, पार्श्व परिवर्तन। अब देखें विशेष, कीप इन योर माइंड, याद रहे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वह वापस उसी पथ पर लौट जाती है। ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह वापस उसी पथ के ऊपर लौटेगी। इसी स्थिति में विद्यार्थियों इंसिडेंट रे भी यही है, रिफ्लेक्टेड रे भी यही है और नॉर्मल का काम भी यही करेगा, अभिलंब का काम भी। अर्थात आपतित किरण भी इसी डायरेक्शन में, परावर्तित किरण भी इसी डायरेक्शन में और अभिलंब की डायरेक्शन भी यही है। तो इसी स्थिति में कोण I बराबर कोण R बराबर में 0 डिग्री होंगे। अर्थात इसी स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वो 0 डिग्री होंगे। अब देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरी विशेषता क्या है, इसे हम इसके पश्चात लिखवाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाहे तो उस दर्पण की जो लंबाई है वो कम से कम व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो पहले तो आप इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके इसे उतारिए, फिर हम इसके पश्चात करवाते हैं। अब सेकंड देखिए, इसका सेकंड क्या है कि व्यक्ति की लंबाई, आपको कीप इन योर माइंड में ही लिखना है, व्यक्ति की जो लंबाई है वो दर्पण की इसमें ध्यान रहे,